एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और पिछले वीडियो में आपने गोलीय दर्पण के लिए सूत्र बनाया था। गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों के लिए एक ही सूत्र प्राप्त हुआ था। क्या सूत्र मिला था जी? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसमें f क्या है? उस दर्पण का फोकस दूरी। b क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण में जो ध्रुव होता है वहां से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। और u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण का है या दर्पण का ध्रुव का है। इस सूत्र पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस तरह से होते हैं देख लीजिए। यदि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी, चलिए न्यूमेरिकल एक लिख देते हैं। यदि एक अवतल दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कामा लगा के दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कामा प्रकृति भी लिखिए। प्रकृति मतलब वो जो प्रतिबिंब किस प्रकार का है, प्रकृति भी लिखिए। इस तरीके से प्रश्न इस पर बनते हैं और आता है एग्जाम में। अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन। फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी किससे लिखते हैं? f से, स्मॉल f। f का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक बात पर ध्यान दीजिए कि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपको दर्पण के सामने मिलता है। यहाँ वक्रता केंद्र बीचों बीच में फोकस। तो जो फोकस दूरी होता है कहाँ मिलता है? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने वाला जो भी दूरी होता है वो माइनस में होता है। f का मान -15 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। यहाँ कहीं वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, माइनस में रहेगा। ये भी दर्पण के सामने ही रखा जाता है। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u से। इस सूत्र में f का मान पता है, -15 है। v का मान भगवान जाने। अच्छा, v का मान नहीं पता है तो उसका चिन्ह भी नहीं रखना है कि अवतल दर्पण में v प्लस का होता है, माइनस का होता है। प्लस और माइनस दोनों का होता है v। कुछ स्थितियों में मतलब 5 स्थितियों में यह जो है सामने बनता है प्रतिबिंब उल्टा, और एक स्थिति में पीछे भी बनता है। तो आपको इस पे कोई भी चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको b ही रखिए। और u का मान कितना है जी? -10 है। ये इस -10 को उठा के इधर ले आइए तो ये भाई साहब इधर आएंगे 1/-10, इस तरफ आकर के प्लस का बन जाएंगे। और ये माइनस का 1/15 है इज इक्वल टू 1/b। 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा तो 30 मिलेगा। 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, तियाँ तो 3 एकन्नम 3, 15 दूना 30, दूना तो 2 एकन्नम 2 इज इक्वल टू 1/b। 3 में से 2 घटा 1/30 बराबर 1/b। तिरछा अगर हम गुणा करेंगे इस जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 30। v हो गया 30 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान से देखो, ये v जो है प्लस का 30 आया है। प्लस का 30 ये बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बनता भी है। आपने जब आप प्रतिबिंब बना रहे थे तब आपने देखा होगा कि जब हम वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब उसका एक आभासी प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यहाँ बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो v का मान हो गया प्लस का 30। प्लस का 30 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। तो लिख देना दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर।
और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। ठीक, ये हो गया इस प्रतिबिंब की प्रकृति। इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए यही होता है। बस आपको ध्यान देना होगा कि अवतल वाले में फोकस दूरी जो होता है आगे की ओर होता है, तो ये माइनस में होगा। वस्तु भी जो है इसके दर्पण के सामने ही रखते हैं, पीछे तो कोई वस्तु रखी नहीं जाती। जिस ओर पॉलिश लगा है उस ओर कोई वस्तु नहीं रखते, तो वस्तु भी सामने होता है, वस्तु की दूरी को भी माइनस में रखते हैं। और प्रतिबिंब अगर सामने बन रहा है, दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो उसकी दूरी माइनस में, और अगर कहीं आभासी प्रतिबिंब है तो उसकी दूरी प्लस में। ठीक है, चलिए एक सवाल उत्तल उत्तल के लिए भी लगा लेते हैं। एक सवाल उत्तल के लिए। एक उत्तल दर्पण में 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का U का मान है 15 सेंटीमीटर, रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्लस का 5। और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? वस्तु के सामने रखा जाता है, परावर्तक तल की ओर रखा जाता है। ये हो गया उत्तल। यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब इधर पीछे प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पीछे की ओर मिल रही है, इस ओर प्लस में होता है, प्लस का 5 होगा। वस्तु हमेशा सामने रखा जाता है तो ये माइनस का होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तब उसका फोकस दूरी आपको बताना है कि फोकस दूरी कितना होगा। तो ठीक है, सूत्र लगा देते हैं। 1/f = 1/b + 1/u से, और वक्रता त्रिज्या भी निकालिए। ठीक है जी, तो 1/f = हो गया 1/b 1/5 + 1/u, प्लस का u का मान कितना है -15। तो 1/f = हो जाएगा 5 और 15 कैल्शियम 15, 5 3 15, 3 × 3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 15 × 15, 1 × 1। तो 1/f = हो गया 3 में से 1 गया 2/15। तिरछा गुणा करेंगे तो 2f = हो गया 15। 2f मतलब क्या होता है? r। ये बराबर हो जाएगा r के। एक आंसर तो आपका आ गया। 2f मतलब कि फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या होता है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस दूरी निकालेंगे तब ये 2 नीचे चला आएगा, 15/2 हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये इसका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 7.5 दूना 15 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी का दोगुना 15 सेंटीमीटर। तो आपको चिन्ह प्रपाटी का विशेष ध्यान रखना होता है। जो राशि अज्ञात है उसके लिए कोई चिन्ह नहीं रखेंगे, वो राशि खुद बता देगा चिन्ह। अब ये f का मान आया 7.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस का होता भी है। क्यों प्लस का होता है साहब? क्योंकि इधर जो है वक्रता केंद्र इसका दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, जिस ओर पॉलिश लगा हुआ है। यहाँ फोकस दूरी भी तो यहीं के बीचों बीच में प्राप्त होगा। इस तरीके से होता है। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये सब इसका जो है प्लस का हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए। है वो है रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। हेडिंग रहेगा दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चा? पहले बताइए सर, फिर हम बताएंगे। ठीक है, इसका अंग्रेजी जान लो। रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। दर्पण का, गोलीय दर्पण का, तो आप ये स्फेरिकल मिरर,
ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? जैसे जब आप दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो जो वस्तु आपने लिया है, वस्तु की लंबाई और जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई, इसका जो अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के वास्तविक लंबाई के अनुपात को, जैसे आपने कोई h लंबाई का कोई वस्तु लिया है, यदि वस्तु की लंबाई h हो लंबाई h हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में लिख दीजिए कि इसे m से, स्मॉल m, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किसको? आवर्धन को। आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और आवर्धन क्या होता है? आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना है, प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है। ये कितना गुना बड़ा है इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई को भाग कर देंगे। सपोज दैट हमने 5 सेंटीमीटर का वस्तु लिया था और उसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बन गया 15 सेंटीमीटर लंबाई का, तो आवर्धन कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब की लंबाई मिली है हमको, द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई को हम वस्तु की लंबाई से भाग कर देंगे, 15 को हमने 5 से भाग कर दिया, हमको मिल गया 3। तो हमें यह पता लगता है कि हमारा प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा हुआ है। आवर्धन कितना हो जाएगा? रेखीय आवर्धन 3 हो जाएगा। ये गुना होता है, कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है आपका। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई h हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो, तब आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ये ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। और सुनो, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, दोनों एक समान मात्रा में रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको मीटर में रख दें, इसको सेंटीमीटर में, ये कतई नहीं कर सकते। दोनों का मात्रक, या अगर हम सूत्र में रख रहे हैं 1/f = 1/b + 1/u, वहां पर भी हमको ध्यान रखना होता है कि f और b और u, इन तीनों का मात्रक एक ही पैमाने में होना चाहिए। तो ये दोनों अगर मीटर मीटर में है तो दोनों मीटर से मीटर लूट गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। लिख देना कि यह मात्रक विहीन राशि है, मात्रक विहीन राशि है, ठीक है जी। और गुना का वैसे भी मात्रक नहीं होता। मैं तुमसे 5 गुना बड़ा हूं तो 5 अपने आप में ठीक है, 5 गुना हो गया, उसके लिए मात्रक नहीं लिखना है कि मैं तुमसे 5 मीटर गुना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये मात्रक विहीन राशि है, ठीक, देखिए आवर्धन नहीं होता। अच्छा सुनो, इसमें भी चिन्ह परिपाटी काम करता है। यदि प्रतिबिंब में वस्तु की, जैसे आपने चिन्ह परिपाटी देखा हुआ है, इस तरह से होता है। ऊपर की ओर जो राशि है, मान लो वस्तु यहाँ पर था, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। अगर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई को माइनस में रखा जाएगा, ठीक। और अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तब प्रतिबिंब की लंबाई को प्लस में रखा जाएगा। और वस्तु की लंबाई प्लस में ही होती है, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है वस्तु को, ठीक है। ये इसमें भी चिन्ह परिपाटी काम करता है। एक और सूत्र प्राप्त करते हैं हम लोग आवर्धन के लिए। आवर्धन के लिए एक और सूत्र प्राप्त करते हैं। चलिए, एक अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण में इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगा होता है, लगा दिए। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। और यहाँ पर कोई वस्तु, हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई वस्तु AB रखा हुआ है, AB, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। AB का हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 किरणें ले जानी होंगी। एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर परावर्तन होगा, मान लेते हैं m। ये दर्पण का द्वारक हो गया, m1 m2, m1 m2 एक अवतल दर्पण हो गया। इसका परावर्तन होगा बिंदु m पर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है?
फोकस से गुजरती है सर, ये गुजर गई। एक किरण और ले चलिए इसके वक्रता केंद्र से, किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है, आई रे आई रे आई रे आई। हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। चलिए सीधा सीधे ले चलते हैं। किरण हमेशा सीधे मार्ग में ही गति करता है। प्रकाश पढ़े हो ना? चलिए ठीक है। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ये जो वक्रता केंद्र से जो आया है प्रकाश का किरण, ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में लौट जाएगा। जी हाँ, जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग में लौट जाता है ये, क्योंकि ये अविलंब होता है इस दर्पण का। ये दोनों परावर्तित किरणें, दोनों जो परावर्तित किरणें हैं टकराने के बाद वाली किरणें, एक दूसरे को बिंदु ये डैश पर काट रही हैं। ये इसका एक आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए बी डैश, ये डैश बी डैश, आपको इसका एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिंदु पी से ये डैश को मिला दीजिए, बिंदु पी से ये डैश को मिला दिए ये को, और बिंदु पी से फिर ये डैश को भी मिला दिए। ठीक, बिंदु पी से हमने ये को मिला दिया, बिंदु पी से हमने ये डैश को मिला दिया। उस स्थिति में इसका माना लिख लीजिएगा। माना एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C एवं फोकस F है, और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु एक वस्तु AB रखा हुआ है। AB के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु M से परावर्तित होकर F से गुजरती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ये डैश पर काटती हैं। ये डैश बी डैश वस्तु का एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद में फिर आपने क्या किया, ये से P को मिलाया और ये डैश से P को आपने मिला दिया। ठीक, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ये BP, ये BP, ये त्रिभुज, और ये जो छोटा सा त्रिभुज ये बन रहा है, ये डैश बी डैश P, ये डैश बी डैश P में ये जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ये और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, इन दोनों त्रिभुज में ये जो कोण होगा एंगल ये PB, ये बराबर हो जाएगा एंगल ये डैश PB डैश के। ये कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, परावर्तन के नियम से। दूसरी बात, ये जो त्रिभुज है ये PB में, यहाँ इसका एक कोण 90 अंश है। देखिए त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोण कितना है? 90 अंश, और ये जो नीचे वाला जो छोटा सा त्रिभुज है इसमें इसका भी एक कोण ये 90 अंश है। अच्छा, एंगल ये BP ये बराबर हो जाएगा एंगल ये डैश बी डैश P, बराबर दोनों है, दोनों 90 अंश है। अच्छा, तब समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम क्या कहता है कि इसका लंब बटा इसका लंब बराबर हो जाएगा इसका आधार बटा इसका आधार। इसका लंब कितना है जी? AB बटा छोटे वाले का लंब कितना है? ये डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है? BP बटा इसका आधार क्या है जी? अरे पहले बड़े वाले का आधार लिखना था। हाँ ठीक तो है, इसका आधार है B डैश P। ठीक, चलिए अब यहां कर लेते हैं इस जगह पर। BP बराबर हो जाएगा वस्तु की दूरी। BP बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी ये कितनी है? -u। B से लेकर के P, ये दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी, और B डैश से लेकर के P, B डैश P ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू, ये होता है -b, सामने है ना तो माइनस का भी लिखा जाएगा। तब
ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी पी का मान क्या है, माइनस का यू बटा माइनस का वी। ठीक, अच्छा दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लीजिए। व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा जी, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का माइनस लूट गया, v बटा यू। ठीक है, अच्छा ये डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ये भी क्या है, वस्तु की लंबाई है, ये भी क्या है, वस्तु की लंबाई है, और ये है प्रतिबिंब की लंबाई। और अच्छा इसमें देखो ये प्रतिबिंब जो है ए बी ये प्लस का है, और ये डैश बी डैश दर्पण के नीचे प्राप्त हो रहा है, सॉरी ध्रुव के मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है जी, मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है तो वो माइनस का होगा। ये डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ लिख देते हैं, ये डैश बी डैश है प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि माइनस का एच डैश, ये भी क्या है, एच है वस्तु की लंबाई, बराबर हो गया v बटा यू। एच डैश अपन एच को कहते हैं m, और ये वाला माइनस ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी ओर, हो जाएगा माइनस v बटा यू। तो ये बराबर एक सूत्र आपको और मिल गया, माइनस v बटा यू। चलिए ये फार्मूला आप ध्यान से नोट कर लीजिए सही ढंग से, इस फार्मूले को सही ढंग से आप नोट कर लीजिए। और इस पर भी प्रश्न बनता है, यम इज इक्वल टू, आपको एक फार्मूला और मिल गया माइनस बी बटा यू। एक फार्मूला तो आप जानते ही हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, और ये आवर्धन बराबर होता है माइनस बी बटा यू के भी। तो इसका भी उपयोग हम लोग को न्यूमेरिकल में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आधार पर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, आप सब जो है ध्यान से इस चीज को सीख लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, या फिर आप डाउनलोड करके आप उसको कई बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, ऐसे में आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक, आपसे फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।